हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। चलिए आज हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, जिसको हम अपने बेसिक राइट्स कहते हैं। तो जो भी चीज़ आती है उस चीज़ का फ़ायदा हमें तब भी होता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आती है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, पार्ट 3 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो there is a list in front of you about the fundamental rights. These are the 6 basic fundamental rights. Okay, so let us discuss about them. सबसे पहले पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? सबसे पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूएस के चार्टर में बाय द इंग्लैंड के चार्टर में डिस्कस किए गए थे एक डॉक्यूमेंट के थ्रू 1215 में। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसमें एक जस्टिसाइएबल फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे। तो इनमें जो है वो एक ओरिजिनली अगर हम बात करें, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, एंड इन द फ्रॉम द राइट साइड राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज द आर्टिकल 31। बट विद इन द टाइम जब 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है आर्टिकल 31 से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा एक लीगल राइट है जो आर्टिकल 308 के अंदर आता है और पार्ट 12 में आता है। ठीक है, बाकी जो बेसिक राइट्स हैं हमारे वो यही रहेंगे 6। आज के टाइम पे एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले इसकी नेचर की बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये जस्टिसाइएबल है। जस्टिसाइएबल का मतलब क्या, कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है तो हमारे पास पूरा राइट होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी जो होती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 30, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। थर्ड बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इन पे हम लगा सकते हैं। फिर आर्बिट्री एक्शंस में हम इसको बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसी सिटीज़न के साथ कोई ऐसा हार्श एक्शन ना ले ले, उनके खिलाफ कोई ऐसा तरीका ना अपनाए जिससे लोगों को नुकसान हो, तो ये उससे भी हमें बचाते हैं। फिर हमने पहले बोला कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट के पास राइट है कि उनको वो चेंज कर सकता है, लेकिन इनको चेंज करने के लिए इनको क्या लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक है ना। वैसे ही इनमें से भी किसी भी राइट को अगर चेंज करना है या किसी को ऐड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा, तब भी उसके बाद उसमें चेंजेस आएंगी। फिर अगर कभी इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ये तो नहीं है कि 24 घंटे वैसे के वैसे रहेंगे। आप देखते हो कि जब कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है, एमरजेंसी लग जाती है, जैसे CRPC की जो सेक्शन 144 है वही अप्लाई हो जाए, तो ये सारी चीज़ों में क्या आएगा, इसमें तब ये जो राइट्स होते हैं ये इनको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर कुछ समय के लिए। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है तब भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 की हमने बात की, तो आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ। अगर मार्शल लॉ लग जाता है तब भी इन पे क्या लग जाती है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है।
अब आप देखोगे हमने बोला था फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, लेकिन हमने यहाँ से लिखे कहाँ तक है, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, cultural and educational rights 29 to 30, and right to constitutional remedies under article 32. So what about the 12 and 13 article? तो 12 आर्टिकल आपको बोलता है, ये डिफाइन करता है स्टेट को, यानी कि आपकी कंट्री जो है उसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 बोलता है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात करता है, गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायत है, जब कोई ट्रस्ट है, ये सारे किसके अंडर आते हैं, स्टेट के अंडर आते हैं। और बोलता है यहाँ तक कि जो और स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी एक्टिविटीज़ जो है, अथॉरिटीज़ जो हैं, जैसे LIC इंश्योरेंस कंपनीज होगी, कोई ONGC की बात करें, तो ये सारी किसके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यहाँ तक कि प्राइवेट बॉडीज़ भी जो वर्क करी हैं एज ए एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, वो सारी स्टेट के अंडर ही आएंगी। आर्टिकल 13 जो है ये डिफाइन करता है लॉ को, कि लॉ किसको कहा जाता है। बोलता है लॉ में वो सारे परमानेंट लॉज आ जाएंगे जो पार्लियामेंट बनाती है, चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। यहाँ तक कि जो टेम्पररी लॉज भी बनाए जाते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस है जिनको इशू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स, तो ये सारे टेम्पररी लॉज भी उसी में आएंगे। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट भी आएंगे, जैसे कोई ऑर्डर निकाल दिया, कोई अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, उसने कोई ऑर्डर निकाल दिया आपके एरिया में, या कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई रूल्स निकाल दी, नोटिफिकेशन निकाल दी, वो भी किसके अंडर आएगा, लॉ के अंडर आएगा। फिर नॉन लेजिस्लेटिव जैसे कुछ कस्टम्स होते हैं या कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो भी किसके अंडर आएंगे, लॉ के अंडर ही आएंगे। तो ये जो आर्टिकल 13 है ये जुडिशियल रिव्यू की भी पावर रखता है। ये बोलता है कि अगर, और ये भी कहता है कि फंडामेंटल राइट स्टेट जो है, जिनकी जो गवर्नमेंट है, वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो क्या करेगी, फंडामेंटल राइट को एब्रिज करेगी। ठीक है। और फिर इन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता भी है तो वो क्या रहेगा, वो डेड नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको डोरमेंट के तौर पे रखा जाएगा, कि उसको अप्लाई भी आप नहीं कर सकते। So this is about the article 12 and 13 of the fundamental right. So in the next video we discuss about the next article, article 14, right to equality 14 to 18. Hope you can understand this.